साल था 1953। जगह थी ईरान। नए नए इलेक्शन हुए थे और लोगों के वोट से जीत कर आया था एक नया लीडर कि जिसका नाम था मोहम्मद मुसद्दिक। मोहम्मद मुसद्दिक प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला काम करना चाहते थे वो था ईरान का तमाम ऑयल नेशनलाइज करना, क्योंकि ये वो दौर था कि जब तक ईरान के तमाम तेल पर एक एंग्लो इरानियन नाम की ब्रिटिश कंपनी का ही कंट्रोल हुआ करता था। मगर अब मोहम्मद मुसद्दिक ने सोच लिया था कि बहुत हो चुका, अब ईरान के तेल को नेशनलाइज करना ही पड़ेगा ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश कंपनी की बजाय ईरान के अपने लोगों को मिले। लेकिन जैसे ही मोहम्मद मुसद्दिक ने ये करने का फैसला किया, ब्रिटेन की तरफ से उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। ईरान के नए प्रधानमंत्री को मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अगर बाज नहीं आए और अपने इस मंसूबे से पीछे नहीं हटे तो इसका अंजाम बड़ा ही खतरनाक होगा। मगर मोहम्मद मुसद्दिक भी भला कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो अपने इस मंसूबे पर अड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने फौरन अमेरिका की खुफिया एजेंसी मतलब CIA से कांटेक्ट किया और इन दोनों के बीच ये तय पाया कि लोगों के वोट से चुने गए ईरान के इस नए प्रधानमंत्री की हुकूमत का तख्ता पलट किया जाएगा। CIA की तरफ से अब फौरन अपने मिडिल ईस्ट ब्यूरो चीफ करमेट को ईरान की तरफ भेजा जाता है। CIA का ये चीफ ईरान पहुंचकर खुफिया तौर पर अपना तमाम पैसा वहां के बहुत सारे नेताओं और धार्मिक गुरुओं पर लुटाने लगता है। इस पैसे के बदले में CIA को इन लोगों से एक ही चीज चाहिए थी कि मोहम्मद मुसद्दिक के खिलाफ आम पब्लिक में जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाए। इसके बाद ईरान की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सबसे पहले तो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे उनके ऊपर बहुत सारे फेक अटैक्स होने लगे, जिनका इल्जाम सीधे तौर पर मोहम्मद मुसद्दिक के ऊपर लगाया जाने लगा। इसके बाद जगह जगह पर प्रदर्शन हुए जो बहुत जल्द ही दंगे फसाद में बदल गए। दुकानों को आग लगाई जाने लगी, पुलिस पर पत्थर बरसाए जाने लगे और तो और इधर उधर लोगों का कत्ल होने लगा। देखते ही देखते पूरे तेहरान के अंदर हालात बेकाबू हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि न चाहते हुए भी मोहम्मद मुसद्दिक को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देते ही अब ईरान की ये जो गद्दी खाली हो गई थी, इस पर फौरन ही अमेरिका और बाकी वेस्टर्न पावर्स की तरफ से एक नए लीडर को बैठाया गया जिसका नाम था मोहम्मद रजा पहलवी। जबकि इस्तीफे के बाद मोहम्मद मुसद्दिक के ऊपर बाकायदा एक केस चलाया गया और फिर उनको सजा सुनाते हुए बाकी बची हुई पूरी जिंदगी के लिए नजर बंद कर दिया गया। वैसे तो आप लोगों को ये कहानी कुछ सुनी सुनी या देखी देखी महसूस हो रही होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतिहास में इस तरह का मामला, इस तरह का ये वाकया कोई इकलौता नहीं है, बल्कि पिछले 100-150 साल का पूरा इतिहास अमेरिका के इस तरह के कामों से भरा पड़ा है। अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग वक्तों पर जितनी ज्यादा हुकूमतों के तख्ता पलट किए हैं उनको शायद आज उंगलियों पर भी नहीं गिना जा सकता है। इतिहास के अगर कुछ अहम और मशहूर मामलों पर ही नजर डालने की कोशिश करें तो ये सब कुछ शुरू हुआ था 1893 से। हमारी ये कहानी हवाई से शुरू होती है कि जब अमेरिका ने पहली बार दुनिया के किसी इलाके में हुकूमत का तख्ता पलट किया था। हवाई अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये एक ऐसा छोटा सा इलाका है कि जो दुनिया से काफी अलग थलग समुद्र में पड़ा हुआ है। अमेरिका से लगभग 3,500 मील की दूरी पर है। बात ये थी कि कुछ वक्त पहले ही अमेरिका से बहुत सारे मिशनरीज इसी हवाई के इलाके में आ रहे थे और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। वक्त के साथ उन्होंने यहाँ पर बड़े लेवल पर जमीनें खरीदी और फिर वहीं पर शुगर फार्मिंग शुरू कर दी थी। मगर होता ये था कि यहाँ से ज्यादातर शुगर तो अमेरिका की तरफ ही एक्सपोर्ट हो जाती थी और जो लोकल लोग थे उनको इसका बहुत कम ही फायदा मिलता था, जिसकी वजह से अब हवाई की जो रानी थी उसने ये फैसला किया कि अमेरिका की ये जितनी भी शुगर कंपनीज हैं या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी व्यापारी हैं इनके ऊपर अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई जाएं ताकि किसी तरीके से लोकल लोगों को ज्यादा फायदा हो सके। मगर जैसे ही हवाई की रानी ने इस मंसूबे की तरफ कदम बढ़ाया, फौरन ही अमेरिका में बैठे हुए बड़े बड़े शुगर मिल्स के जो मालिक थे उनके कान खड़े हो गए। कुछ वक्त के बाद ही अमेरिका ने अपने बहुत सारे जंगी जहाज हवाई की तरफ भेजे और फिर हवाई के कुछ लोकल लोगों की मदद से अमेरिका ने यहाँ पर तख्ता पलट करवा दिया। मतलब रानी को उतार दिया गया और वहाँ हवाई में मौजूद अपने ही बंदों में से एक बंदे को गद्दी पर बैठा दिया गया। ये इतिहास में किसी दूसरे इलाके की हुकूमत के मामले में टांग अड़ाने की या फिर किसी दूसरी हुकूमत के तख्ता पलट करने की अमेरिका की तरफ से पहली कोशिश थी जो पूरी तरीके से कामयाब साबित हुई थी। इसीलिए तो अब अमेरिका के दिमाग में इसका मजा चढ़ चुका था। अब तो अमेरिका ने हर थोड़े वक्त के बाद ही बाहर के इलाकों में बैठी हुई हुकूमतों के मामलों में टांग अड़ानी शुरू कर दी थी या पूरी तरीके से उनकी हुकूमतें ही उल्टानी शुरू कर दी थी। अब अमेरिका आने वाले सालों में लगातार एक के बाद एक दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट तो कर रहा था और अपनी मर्जी के नए कठपुतली हुक्मरान भी बैठा रहा था,
مگر خاص بات یہ تھی کہ ابھی امریکہ یہ سب کچھ اپنے نیچے موجود جو آس پاس کے دیش تھے وہیں پر کر رہا تھا، جبکہ باقی بچی ہوئی دنیا کے جو سمندر کے پار تھی وہ امریکہ کے تختہ پلٹ سے محفوظ رہا کرتی تھی۔ لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو دنیا میں سب کچھ بدل گیا۔ امریکہ دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر ابھرا اور ساتھ ہی اس کو ایک بہت بڑا اور طاقتور دشمن بھی ملا کہ جس کا نام تھا USSR، جس کی وجہ سے اب امریکہ نے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کی بجائے پوری دنیا پر فوکس کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کے اب گولز اور ٹارگیٹ سب کچھ بدل چکے تھے۔ اس پیریڈ میں 1953 میں سب سے پہلا شکار تو ایران ہی ہوا، جس کا ذکر ہم بالکل شروع میں ہی کر چکے ہیں، جبکہ ایران کے بعد اگلے ہی سال 1954 میں امریکہ نے بالکل ایران والا میتھڈ ہی اپنے پڑوسی میں موجود ایک دیش گواتیمالا میں بھی اپنایا۔ یہاں پر بھی جو صورتحال تھی وہ کچھ ایران کی ہی طرح تھی۔ یہاں پر ایک لیڈر تھا کہ جو لوگوں کے ووٹ سے چن کر آیا تھا، اور اس نے آنے کے بعد امریکن کمپنیز پر پابندیاں لگانے شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اس کے دیش کی جو الیکٹریسٹی ہے یا پھر جو ریل روڈ نیٹ ورک ہے، ان تمام چیزوں پر امریکن کمپنیز نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اور تو اور اس لیڈر نے اب اپنے دیش کے اندر سے بنانا کمپنیز سے زمینیں لے کر عام لوگوں کو دینی بھی شروع کر دی تھی۔ اب بنانا انڈسٹری میں بھی زیادہ تر امریکن کمپنیز کی ہی انوالومنٹ تھی، تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کو امریکہ کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ بالکل وہی ہوا جو ایران میں ہوا تھا، مطلب امریکہ کی طرف سے CIA کو حکم دیا گیا کہ یہاں کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ مشن پر کام شروع کیا گیا اور CIA کی طرف سے اب اس دیش کے جو کچھ ریٹائرڈ فوجی تھے ان کو ہتھیار سپلائی کیے گئے، اور کچھ پرائیویٹ لوگوں کو بھی ہتھیار سپلائی کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے لیول پر حکومت کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا گیا۔ جن لوگوں کو ہتھیار دیے گئے تھے انہوں نے اب حکومت یا حکومت سے جڑی ہوئی چیزوں پر حملے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت کم وقت کے اندر ہی پورے دیش کے اندر حالات بے قابو ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دیش کے لیڈر کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے استعفیٰ دیتے ہی امریکہ نے پلان کے مطابق فوراً ہی دیش کی گدی پر اپنے مطلب کا ایک نیا حکمران بیٹھا دیا۔ لیکن دوستو یہ تو صرف شروعات تھی، کیونکہ امریکہ تو تختہ پلٹ کر کے ہٹ گیا، مگر اس دیش کے اندر سول وار جیسے حالات بن گئے۔ دنگے، فساد، قتل، لوٹ مار، ہر چیز عام ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان حالات سے یہ دیش آج تک بھی نہیں ابھر پایا ہے۔ اس تختہ پلٹ کی وجہ سے اس دیش کے اندر لاکھوں لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ اس کے بعد جو دیش امریکہ کا اگلا ٹارگٹ بنا وہ تھا کانگو، کہ جو افریقہ کے بیچ میں موجود ہے۔ یہ 1960 اور 61 کے دور کی بات ہے کہ جب یہ دیش نیا بیلجیم سے آزاد ہوا تھا۔ دیش کے اندر الیکشن ہوئے اور یہاں کے لوگوں نے لوممبا کو اپنا نیا لیڈر چنا، مگر یہاں پر امریکہ کو دو پریشانیاں دکھائی دی۔ پہلی تو یہ کہ کانگو کا یہ نیا لیڈر دراصل اینٹی ویسٹ تھا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب آلریڈی دنیا میں USSR اور USA کے بیچ میں کولڈ وار چل رہی تھی۔ اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ یہ ایک ایسا دیش تھا کہ جو نیچرل ریسورسز سے مالا مال تھا، خاص طور سے اس یورینیم سے مالا مال تھا کہ جو نیوکلیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بس کانگو کو ٹارگٹ پر لینے کے لیے یہ چیزیں امریکہ کے لیے کافی تھیں۔ فوراً ہی CIA کو آرڈر دیا گیا۔ CIA دستور کے مطابق اپنے کام پر لگ گیا۔ بھرپور پیسے، اثر اور جتنی بھی چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا تھا ہر چیز کا استعمال کیا گیا، اور آخر میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس دیش کے اندر بھی حکومت کا تختہ پلٹ کر ہی دیا گیا۔ مگر ظاہر ہے یہ سب کچھ یوں ہی تو نہیں ہو گیا تھا، بلکہ ایسا کرنے میں بے شمار لوگوں کی جانیں گئی تھیں، اور تو اور اس دیش کے لیڈر تک کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں تو اس کے بعد نمبر آتا ہے ویتنام کا۔ یہ 1963 کے آس پاس کی بات ہے کہ جب ویتنام دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ نارتھ والا جو علاقہ تھا وہ کمیونسٹ تھا، اور جو ساؤتھ والا علاقہ تھا وہ پرو ویسٹ ہوا کرتا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جو ساؤتھ والا علاقہ تھا امریکہ ہر حال میں اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، جبکہ اس علاقے کا جو لیڈر تھا اس کی پکڑ اپنے علاقے پر کمزور ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ یہاں پر بھی ایک تختہ پلٹ کروایا جائے اور ایک نئے لیڈر کو بیٹھایا جائے۔ تختہ پلٹ کروایا گیا، اور اس بار ویتنام کے اندر یہ کام کروانے کے لیے ایک ملٹری جنرل کو چنا گیا۔ مگر یہاں پر امریکہ سے جو ایک بڑی غلطی ہوئی وہ یہ کہ اس تختہ پلٹ میں یہاں کے جو لیڈر تھے ان کو ہی قتل کر دیا گیا، جبکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید خود CIA نے بھی ان کو قتل کرنے کا آرڈر نہیں دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ اگلے 10 سالوں
के लिए वियतनाम की जो मशहूर जंग है उसमें फंस गया। इस जंग के आखिर में अमेरिका को न सिर्फ बड़ी हार का सामना करना पड़ा बल्कि हद से ज्यादा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राजील के अंदर भी अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया और वहाँ पर अपनी पसंद का लीडर बैठाया, और उसके बाद अपने नीचे पड़ोसी में मौजूद पनामा के अंदर भी हुकूमत का तख्ता पलट करवाया। यहाँ पर ताकत के जरिए से न सिर्फ मिलिट्री को ही क्रश किया गया बल्कि यहाँ का जो डिक्टेटर था उसको भी अरेस्ट किया गया और केस चलवाकर उसको 40 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद और आगे बढ़े तो कहानी एक बार फिर से हमको मुस्लिम दुनिया की तरफ लेकर आती है। ये बात है 1988 और 89 के आसपास की कि जब यूएसएसआर और अफगानिस्तान की जंग चल रही है। अफगानिस्तान के अंदर जहां एक तरफ जो सोवियत संघ है वो प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका सोवियत संघ को यहां से निकालने के लिए यहाँ के जो मुजाहिदीन हैं उनको सपोर्ट कर रहा था। और सपोर्ट करने का तरीका ये था कि करोड़ों और अरबों डॉलर्स पड़ोसी में मौजूद पाकिस्तान को दिए जाते थे। पाकिस्तान फिर इन्हीं पैसों के जरिए से अलग अलग तरीकों से अफगान मुजाहिदीन की मदद किया करता था। आखिर में अमेरिका की जीत हुई, मतलब यूएसएसआर को यहाँ से भागना पड़ा। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ वक्त के बाद ही यही अफगान मुजाहिदीन के जो अभी तक अमेरिका के लिए हीरो हुआ करते थे ये तालिबान और अलकायदा में बदल गए, और अगले चंद सालों के अंदर ही फिर अमेरिका इन्हीं ग्रुप से लड़ाई करने के लिए अफगानिस्तान में वापस आया। और फिर अमेरिका और तालिबान की जंग की वजह से अमेरिका का क्या हाल हुआ, वो किस तरह से तबाह बर्बाद हुआ, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद साल 2003 आता है और इस बार अमेरिका का टारगेट था मिडिल ईस्ट का मशहूर देश इराक और उसका लीडर सद्दाम हुसैन। यहाँ पर अमेरिका कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को अपने साथ में लेता है और फिर खतरनाक केमिकल वेपन्स का बहाना बनाकर इराक के अंदर घुस जाता है। पहले तो सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराया जाता है, फिर अमेरिका को ही सपोर्ट करने वाले लोगों के जरिए से एक नई हुकूमत को वहाँ पर कायम किया जाता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारी चीजें कामयाब नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसके बाद इराक के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाती है। ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों तक का जन्म हो जाता है और फिर इराक के अंदर वो कत्लेआम और उठापटक शुरू होती है कि जो शायद आज तक भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकी है। आगे बढ़े तो अब हमारी इस लिस्ट में अगला नाम लीबिया का आता है। ये साल 2011 की बात है कि जब मिडिल ईस्ट के अंदर अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ। लीबिया के अंदर लीडर मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हुए। जो मुअम्मर गद्दाफी पिछले कई सालों से लीबिया के ऊपर राज कर रहे थे। प्रदर्शन तो हो ही रहे थे, मगर इन तमाम प्रदर्शनों के बीच में दूर बैठे हुए अमेरिका को एक मौका नजर आया। ये मौका था दरअसल लीबिया के उस लीडर मुअम्मर गद्दाफी को गद्दी से हटाने का, कि जो लंबे वक्त से ही पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली लीडर के तौर पर जाना जाता था। बस फिर क्या था, अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लीबिया के ऊपर अटैक किया। हालात ऐसे बने कि लीडर मुअम्मर गद्दाफी को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद लीबिया के अंदर वो सिविल वॉर शुरू हुई कि जिसने पूरे लीबिया को बर्बाद करके रख दिया। वो लीबिया देश के जिसके शहर, जिसकी सड़कें और जिसका माहौल कभी यूरोप के एडवांस शहरों की तरह दिखाई दिया करता था, आज के दौर में दो टुकड़ों में बटा हुआ है। सिविल वॉर आज तक जारी है और हालात इतने बुरे हैं कि अगर उसको दुनिया के सबसे बर्बाद और सबसे खौफनाक देशों में से एक माना जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो इतिहास के सिर्फ चंद मशहूर मामलात थे, वरना अमेरिका ने इतिहास में जितने ज्यादा देशों के अंदर दखल अंदाजी की है या वहाँ की हुकूमतों के तख्ता पलट किए हैं, उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसको शायद हमारी इस एक वीडियो में मेंशन किया भी नहीं जा सकता है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई मशहूर और अहम केस भी हमसे छूट गया है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ